दोस्तों, एक आदमी होता है जो कि होटल में खाना खा रहा होता है। और वह आदमी इसी बीच में एक जो महिला होती है वह भी होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। खाना खाते हुए वह व्यक्ति होता है, उसकी नज़र उस महिला के ऊपर चली जाती है। जैसे ही उसकी नज़र उस महिला को देखता है तो वह तुरंत ही अपना खाना है छोड़ देता है, और खाना छोड़ते ही वह सीधा जो होटल का मालिक होता है उसके पास पहुंच जाता है और उसे जाकर कहता है कि साहब, बस मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूं। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई है, मैं उससे खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूं। जैसे ही होटल के मालिक ने यह बात पता चली तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और वह कह देता है कि ऐसे में हमारे होटल की जो रेपुटेशन है वह खराब होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने समझाने की कोशिश की और उसने थोड़ी ही शब्दों में ऐसा कुछ समझाया, और उस जो होटल का मालिक है वह मना नहीं कर पाया। और इसी बीच में वो कहता है कि साहब, क्या पता आपको यहाँ पर पुलिस भी बुलानी पड़ सकती है। तो होटल का मालिक है वह यह बात सुनता है और उससे कोई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम उससे जाकर ऑर्डर लो और मैं इतनी देर में पुलिस से बात करता हूँ। और फिर एक व्यक्ति तो जहाँ वह पुलिस से बात कर रहा था जो कि होटल का मालिक था, और दूसरा व्यक्ति है वह उस महिला के पास जाता है खाना का ऑर्डर लेने के लिए। वह जाकर कहता है कि मैडम जी, ये लो मेन्यू कार्ड, और आपको खाने में क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही जो महिला है इसकी नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो वो व्यक्ति और वह महिला है आपस में एक दूसरे को टकटकी लगाते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी तो जो था वह बोलने की स्थिति में नहीं था। हालांकि जो व्यक्ति है वह फिर से पूछता है कि मैडम आपको खाने में क्या चाहिए। तभी जो ये मैडम है यह इधर उधर चेहरा घुमाती है, और चेहरा घुमाती है तभी यह उसकी नज़र जो छुपाने वाले की, जैसे कि कुछ छुपाने की वह कोशिश कर रही है। और फिर ये जो महिला है, ये मैडम है, यह बार बार इधर से उधर देख रही थी और जैसे कि ये कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। और फिर यहाँ पर यह अपने मन में जैसे कि कुछ बोलने की कोशिश करती है, तो यह आखिरकार ये जो होटल है ये छोड़ने की कोशिश करती है कि मैं ये होटल ही छोड़ देती हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे यह इस सीट से खड़ी होकर यह होटल छोड़कर जाने की प्लानिंग करती है, तो जैसे ही वह व्यक्ति होता है वह जाकर दौड़कर जो गेट होता है, मेन दरवाजा है, वह दौड़कर मेन गेट को बंद कर देता है। और वह कहता है कि मैडम, अब आप बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक आप खाना नहीं खाओगे, तब तक आप यहाँ से हमारा ऑर्डर नहीं दोगी, तब तक आप यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जा सकती। और फिर यहाँ पर इस महिला और इस व्यक्ति के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। जो होटल में और अन्य व्यक्ति थे वह भी वहां पर उनका वह भी इकट्ठे हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी यानी कि 5-7 मिनट का इस समय हुआ था। इसी बीच में जो पुलिस है वह वहां मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो छोटी सी कहानी थी वह पहले ही सुना दी गई थी। पुलिस आते ही पहले सीधा इस महिला को अरेस्ट करने के बाद इस महिला को अपने साथ लेकर जाती है। और दरअसल ये व्यक्ति जिस महिला के साथ बात कर रहा था और जिससे वह बार बार पूछ रहा था खाना को ऑर्डर के लिए, लेकिन ये महिला कोई और नहीं थी बल्कि यह उसी की पत्नी थी। और जिसके लिए यह पिछले जो खुद उसकी पत्नी थी उसके लिए 4 साल 4 महीने पहले ही उसके अचानक से यह गायब हो जाती है, और उसके पीछे जो यह 2 साल सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी उसके चक्कर में। और इससे पिछले इस चक्कर में इंसाफ भी नहीं मिल पाया है, और हो सके तो इसको एक बड़ा सजा भी मिल सकती थी, क्योंकि इसके ऊपर आईपीएक्स की धारा 302 और 2001 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल हम जब इस कहानी को आगे सामने आती है तो जज भी इस कहानी को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं कि आखिरकार भारत में ऐसा तीसरा या चौथा केस है, जो कि भारत के इतिहास में ऐसे 3-4 केस पहले भी आ चुके हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की, और कर्नाटक प्रदेश का ही एक जिला लगता है मैसूर। और मैसूर के 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जो कि गुरु राज सोम कलवर, दरअसल जो वो सुनवाई कर रहे थे कि 2 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक वकील सामने पेश होता है और वह कहता है कि साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके सामने किसी को दरअसल कटघरे में आपके सामने पेश करना चाहता था, और मैं आपके सामने किसी को लाना चाहता था। और जज साहब कहता है कि तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया, पहले सूचना क्यों नहीं दी।
फिर ये व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति आज अचानक इसी वक्त मुझे मिला है और अगर मैं आज ही ये आपके सामने पेश नहीं करता तो क्या पता कल को कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। जब जज साहब यह बात सुनी तो और फिर यहाँ पर जो दूसरा वकील होता है वह कहता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर तो कुछ हुआ ही नहीं था और यहाँ पर कुछ और लाकर खड़ा कर दिए, लेकिन जज साहब का जो ऑर्डर था वह सही था। इसमें जज साहब के सामने तो कोई भी खड़ा नहीं, कोई नहीं बोल सकता। फिर जज साहब के सामने एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें एक तरफ तो कटघरे में महिला खड़ी होती है और दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा होता है। दरअसल जो पुरुष होता है उसका नाम होता है कुरुवारा सुरेश और दूसरी तरफ जो महिला खड़ी होती है उसका नाम होता है मल्लिके। और मल्लिके का नाम जब पूछा जाता है तो तुम्हारा नाम क्या है, तो वो शुरुआत में तो इधर उधर की बातें घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वकील साहब ने उसे सख्ती से पूछताछ किया तो उसने असली नाम वो ही बताती है जो वो कि उसने मल्लिके में बताया था। उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसके पति का नाम। और उसने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राम है और मेरी जो माँ है उसका नाम गौरी है। जब उसने जैसे ही ये माँ का नाम और अपने पिता का नाम खुद बताया तो जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं और जज साहब कहते हैं कि जब 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल 2025 का दिन है तो दरअसल जो जज साहब वह कहते हैं कि आज अप्रैल फूल का दिन है, तो क्या आप अप्रैल फूल डे की बातें कर रहे हो, और यह कैसे हो सकता है। फिर वकील साहब वह कहते हैं कि साहब आज भले ही 1 अप्रैल हो या 2 अप्रैल हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो कहा जा रहा है वह एकदम से सच कहा जा रहा है। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि यह महिला जो कटघरे में खड़ी थी यह 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी और उसकी हत्या हो चुकी थी। उसका जो शव था वह, उसकी लाश मिली थी, वह सपुर्द खाक हो गया, अंतिम संस्कार हो चुका है। एक रीति रिवाज के हिसाब से इस महिला को जिंदा कैसे हो सकती है। यह बात सोचकर जब जज साहब ने कहा तो कोई अप्रैल फूल नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद एक कहानी लोगों के सामने आगे आती है और ये जो कहानी सामने आती है तो लोगों को एकदम से हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कुड़ावक्कर सुरेश, और यह जो व्यक्ति है यह सुरेश, यह कुड़ावक्कर यानी कि कर्नाटक प्रदेश का रहने वाला होता है और यहाँ का कुशल नगर एक थाना लगता है और उसका यह रहने वाला होता है बासवन हल्ली में रहने वाला होता है सुरेश। दरअसल उसकी शादी होती है साल 2001 में और उस महिला का नाम होता है मल्लिके और मल्लिके से इसकी शादी हो जाती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक से गुजर रहा था और दोनों कुल्ली थे, वह काम करते थे और लोगों का बोझ ढोते थे। और फिर ऐसे ही करते करते जो समय है वह आगे बढ़ जाता है और इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर अचानक से 10 दिसंबर 2020 के बाद मल्लिके है वह अचानक से लापता हो जाती है और जो उसका पति सुरेश है वह उसे तलाश करता है। दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, जहां जहां वह काम करते थे वहां सभी जगह उसको खोज करता है उसकी। और जो मल्लिकी है उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर और कोई, जहाँ जहाँ वह काम करते थे वहाँ वहाँ हर जगह पर पूछते हैं। साथ ही जो 2 बच्चे होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। पति है वह परेशान होता है, परिवार वाले हैं वह लोग भी परेशान होते हैं। आखिरकार जो सुरेश है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कुशल नगर में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद वह पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बीवी जो 10 दिसंबर 2020 को अचानक से लापता हो गई थी उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। और जैसे ही जो पुलिस वाले हैं यह मदद करने की बात आती है तो वह मदद करने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर जो पुलिस है वह इस महिला को ढूंढवाने की बहुत कोशिश करती है, खोजने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस महिला का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस है वह इस गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इस महिला के ऊपर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इसको कई दिन तक खोजने की कोशिश करते हैं। फिर आखिरकार जो अप्रैल 2020 ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गई, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजरने वाला था और तभी जुलाई 2021 में अचानक से पुलिस को सूचना मिलती है कि जो जिला मैसूर है उस जिला मैसूर में एक थाना लगता है बिट्टापुर और बिट्टापुर का ही एक एरिया होता है पेरिया। और उस पटना का दरअसल पेरिया पटना में एक महिला की लाश मिलती है और उसकी उम्र भी लगभग जो कि 34-35 साल के लगभग होती है।
जब उस महिला की लाश मिलती है तो उसके बाद जब पुलिस है वह इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जैसे ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटने की कोशिश करती है तो इस महिला की जो शिनाख्त है वह हो जाती है। और फिर इसकी जो शिनाख्त होती है तो उसमें उसके बाद जो शिनाख्त होती नहीं है, यहाँ पर पुलिस अब शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही थी, तभी यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर एक थाना होता, वहां पर एक महिला की 9 महीने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो कि जुलाई 2021 में अब पुलिस वाले हैं वह इस जांच पड़ताल को करने में एक कुशल नगर पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं, और वहां पर आने के बाद और जो सुरेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, फिर यहाँ पर सुरेश को बुलाया जाता है और उस महिला के जो कपड़े और चूड़ियां और कुछ अन्य ज्वेलरी थी वह ले जाकर सुरेश को दिखाया जाता है, क्योंकि उसे कहा जाता है कि जब तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी लगभग 9 महीने पहले, तो क्या तुम्हारी पत्नी ने ऐसे कपड़े ऐसी चूड़ियां पहन रखी थी। और फिर उससे पहले ही जो सुरेश होता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और जो कि एफआईआर दर्ज करवाई जाती है वह कोई और नहीं होती बल्कि जो मल्लिकी होती है उसकी माँ गौरी ने ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। बेटा परमपुरा और विराट बिटाडपुरा में जब एक एफआईआर दर्ज होती है और मुकदमा अपराध संख्या 145/2021 आईपीएस की धारा 302 और 200 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब पुलिस के लिए सामने कोई भी सस्पेक्ट नहीं होता है वह सिवाय सुरेश के, और जब सुरेश से पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है, तो उधर पुलिस ने जब कंकाल को सड़ा हुआ जो शरीर था उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा, और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि किसी भारी वस्तु से इसके सिर में चोट लगी, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। और जो सुरेश है उसे भी पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। जब सुरेश से पुलिस वह अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सुरेश वह तोते की तरह पढ़ने लग जाता। दरअसल वह कहता है कि उसके सर में चोट लग गई थी, दरअसल उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उस व्यक्ति सुरेश को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर उसे जेल में भेज दिया गया था। लगभग 2 साल तक वह सलाखों के पीछे रहा, और उधर इधर जो बच्चे थे वह माता पिता सब परेशान हो रहे थे, और सलाखों के पीछे रहते रहते वह जमानत में कई दिनों के बाद अर्जी लगा दी थी, और वह जमानत याचिका पर कई बार खारिज भी हो चुकी थी, और फिर आखिरकार 2 साल के बाद उसे जमानत मिल जाती है। जब उसे जमानत मिलती है तो जमानत मिलने के बाद वह काम में जुट जाता है, और वह जैसे ही काम कर रहा था वैसे वैसे काम करने लगता है। कुल्लीकारी और बच्चों का पालना पोषना शुरू कर देता है। फिर सितंबर 2022 में मामला अदालत के ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। जब जब तारीखें पड़ती थी तब तब सुरेश है वह अदालत में जाया करता था, और इसी मामले में सुनवाई लगातार चल रही थी, और धीरे धीरे कर वक्त आगे बढ़ने लग जाता। फिर आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की यह बात है। एक होटल के अंदर एक महिला, नाम उसका मल्लिकी होता है, वह खाना खाने के लिए आती है। पहले तो उसका पति वहां उसे मौजूद देखता है। अचानक से जो पति की नजर पत्नी के ऊपर पड़ती है तो वह सोचकर रोने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या का इल्जाम में मैं 2 साल तक सलाखों के पीछे रहा, लगभग 1.5-2 साल मैं आसपास अदालत के चक्कर काट रहा हूँ, वह तो जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल वह अदालत में यह पुलिस के सामने स्वीकार भी किया था, और जो लाश भी थी वह भी सब कुछ था। और फिर जैसे ही सुरेश इस महिला के पास गया तो इस महिला ने इससे बचकर होटल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जो होटल का मालिक है वह पहले यहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। और फिर जब पुलिस है वह आती है, और वह 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही उसे अदालत में पेश किया जाता है और वह कटघरे में जाकर खड़ी होती है, तो सबसे पहले लोग उसे अपना जिंदा यानी कि भूत अदालत आज पेश कैसे हुआ, भूत वह अदालत में पेश कैसे हुआ, हर जगह यही अखबारों में खबर है, यह प्रकाशित की जा रही थी। भूत अदालत में पेश हो गया है, जो कि मर चुका था वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब जज साहब को भी यकीन नहीं हो रहा था। जब जज साहब ने पूछा तो उसकी लाश मिली, तो दरअसल वो किसकी लाश थी। तो अगर यह जिंदा है तो फिर जो लाश थी वह किसकी थी। जब उसकी शिनाख्त की गई चूड़ी कपड़े चंपल आधार पर तो इसकी शिनाख्त हुई थी, तभी तो वह पुलिस और जज साहब के सामने पुलिस देखती है। तो सुरेश और गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है कि जज साहब को समझ में जरा देरी हो गई। जज साहब कहता है कि साहब मेरे को जरा समझने में देरी हो गई थी।
और जज साहब ये समझ जाता है कि जब पुलिस से इसे पूछताछ की तो शायद इसे मारा होगा, पीटा होगा और इसे यह कबूल करने पर मजबूर किया होगा। शायद जब भी इस घटनाक्रम का आखिरकार इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है, जाहिर सी बात है कि सुरेश के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती हुई होगी। और फिर जज साहब अब इस महिला से पूछते हैं कि क्या वह चप्पल चूड़ियां और कपड़े थे वह तुम्हारे थे, तो ये महिला है ये साफ इनकार कर देती है कि वह चप्पल चूड़ियां और कपड़े मेरे नहीं थे। जब जज साहब है वह यहाँ की जो पुलिस है उसे पूछते हैं, इस जिले की जो पुलिस है एसएचओ है उनकी एक टीम को गठित किया जाता है और इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए कुछ समय दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम जितना जल्दी हो सके 17 अप्रैल 2025 की बात यानी कि जानकारी हमें चाहिए, किसी भी हालत में जब लाश की शिनाख्त हो और साथ ही जो कपड़े थे और जो सुरेश के साथ मारपीट की गई थी, जबरदस्ती की गई थी, कहीं उसे जुर्म कबूल करवाया गया था, जबरदस्ती उससे जुर्म कबूल करवाया गया था। और फिर यहाँ पर किसी का मर्डर तो होता ही नहीं है और किसी और का मर्डर दिखाकर और किसी और को यहाँ पर सजा दिलवाई जाती है। आखिरकार जो जज साहब है वह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा तीसरा या दूसरा चौथा मामला है यह जो कि पत्नी की मौत हुई नहीं है और उसकी किसी और की लाश दिखाकर जबरदस्ती पुलिस से कहलवाया जाता है कि यह उसकी ही डेड बॉडी है और उसका जो पति होता है उस महिला को दफना दिया जाता है और उसका जो पति होता है उसे जो बेकसूर होता है उसको ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी उसका जो सैंपल लेकर और दोबारा से उसकी जो डीएनए टेस्ट की जाती है, तो जो यहाँ पर जो मल्लिकी के बच्चे थे उनसे उनकी डीएनए टेस्ट की जाती है तो फिर पता चलता है कि जो डेड बॉडी मिली थी वह मल्लिकी की थी ही नहीं। और दरअसल एक व्यक्ति होता है जो कि बेकसूर होता है, खास कर उसके हत्या का जो दंश था वह झेलता रहता है और जो हत्या का दाग उसके ऊपर लगा था वह उस दाग को लेकर बहुत दिन तक झेलता रहता है। और जो एक बच्चे थे वह बिना माँ के जो बच्चे हो जाते हैं 3-4 साल तक वह बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान रहते हैं। और जो एक पिता होता है वह समाज में लोगों के सामने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह से वह पिता होता है वह परेशान रहता है। और सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि एक व्यक्ति होता है वह अदालत में इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर जो साथ ही सुरेश है उसके पिता ने भी कहा कि जो मेरा बेटा है वह पिछले 2 साल तक ये जेल में रहा था, हमें इसका मुआवजा भी चाहिए और ये तक कि आगे कोई और ऐसा शिकार ना बने कि जैसे कि जज साहब ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा तीसरा या चौथा मामला है और आगे चलकर इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे कि ऐसी कोई और महिला भविष्य में ऐसी ना कर सके। और आखिरकार 4 साल से जब ये लापता थी तो पता चलता है कि जो महिला है वह अपने जो अफेयर था उस व्यक्ति की वजह से यहाँ चुपचाप घर से निकल गई थी, किसी को बिना बताए। और ये महिला ने ऐसे सोचकर घर से निकली थी अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो जो इसका पति है वह इसे नहीं जाने देगा, साथ ही जो 2 बच्चे हैं वह भी इसे नहीं निकलने देंगे। और ये महिला 4 साल तक किसके साथ थी किसके साथ नहीं थी यह तो एक पुलिस का जांच का विषय ही बनता है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।